हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल जुडिशरी प्रेप अप। हम कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम की तैयारी, दैट इज जीडीए जेएलओ। और अगर आप आरजेएस की तैयारी कर रहे हैं और उसमें भी अगर राजस्थान स्टैम्प एक्ट 1998 की बात अगर हो रही है तो आपके लिए ये एक्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। आई एम गेटिंग योर वेरी गुड कमेंट्स। आपको मेरा जो पैटर्न है वो समझ आ रहा है। हमने 36 सेक्शन तक कवर किया था, चलो सेक्शन 37 को कंप्लीट करते हैं। अब देखिए सेक्शन 37 किस बारे में बात करता है। सेक्शन 37 सेज एग्जामिनेशन एंड इम्पाउंडिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट। अब देखिए, इफ एनी डॉक्यूमेंट कम्स बिफोर अ कोर्ट, अथॉरिटी रिसीविंग एविडेंस और पब्लिक ऑफिसर, ठीक है, and it appears that proper stamp duty is not paid, then the document must be impounded. impounded का मतलब होता है सीज टेम्पररी, ठीक है। इसका मतलब ये कि कोई भी डॉक्यूमेंट लेके अगर आप कोर्ट में पहुंच गए हो या फिर किसी ऐसी अथॉरिटी के पास पहुंच गए हो जो एविडेंस रिसीव करते हैं, ठीक है, या फिर किसी पब्लिक ऑफिस का जो ऑफिसर है, आपने उसको कोई डॉक्यूमेंट दिया और उन लोगों को लगा कि ये जो आप डॉक्यूमेंट लेकर आए हैं, ठीक है, इसमें आपने प्रॉपरली स्टैम्प ड्यूटी पे नहीं की है, अब वो आपके डॉक्यूमेंट को जब्त कर सकते हैं, ठीक है। अगर उस पर सही स्टाम्प शुल्क नहीं लगा है तो उसे जब्त किया जा सकता है। एवरी अथॉरिटी मस्ट एग्जामिन द डॉक्यूमेंट टू चेक वेदर स्टैम्प ड्यूटी इज अटैच्ड, वेदर करेक्ट स्टैम्प वैल्यू इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू लॉ, ठीक है। तो जिस भी अथॉरिटी के पास, चाहे वो कोर्ट हो, कोई पर्सन हो, ठीक है, कोई पब्लिक ऑफिसर हो जो रिसीव कर रहा है ये डॉक्यूमेंट, तो अगर जब वो डॉक्यूमेंट रिसीव कर रहा है तो हर ये अधिकारी ये जांच करेगा कि स्टाम्प सही लगा है या नहीं और कानून के अनुसार सही मूल्य का स्टाम्प यूज उपयोग हुआ है या नहीं, ठीक है। पुलिस ऑफिसर्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू इम्पाउंड डॉक्यूमेंट्स अंडर दिस सेक्शन। क्वेश्चन यहां से आपका बनेगा, ठीक है, क्योंकि हमें ये तो पता है कि डॉक्यूमेंट को जब्त कर लिया जाता है, पब्लिक ऑफिसर के पास भी पावर है। अब आपको लगेगा पुलिस ऑफिसर, हाँ उसके पास पावर होती होंगी, नहीं, ठीक है। पुलिस अधिकारी को इस धारा के तहत दस्तावेज जब्त करने के लिए बाध्य नहीं किया गया है, वो रिक्वायर्ड नहीं है कि वो डॉक्यूमेंट को क्या है जब्त करें, इम्पाउंड करें। क्रिमिनल कोर्ट जजेस में इम्पाउंड डॉक्यूमेंट इफ दे थिंक प्रॉपर, ठीक है। आपराधिक न्यायालय में न्यायाधीश दस्तावेज जब्त कर सकते हैं, बट इफ इट इज नॉट कंपल्सरी इन एवरी क्रिमिनल प्रोसीडिंग, लेकिन हर मामले में यह अनिवार्य नहीं है, ठीक है, कि आप जब्त ही करें। If during inspection a public officer finds an insufficiently stamped document, he must immediately refer the matter to the collector. अब देखिए यहाँ पर आप किसको भेज रहे हैं मैटर को, कलेक्टर को। यदि निरीक्षण के दौरान कोई अधिकारी कम स्टाम्प वाला दस्तावेज पाता है, ठीक है, पब्लिक ऑफिसर को लगा कम स्टाम्प लगाया गया, उसे तुरंत मामला कलेक्टर को भेजना होगा, ठीक है। किसको भेजना होगा, कलेक्टर को, वो तुरंत मामला भेजेगा। कलेक्टर में, अब कलेक्टर के पास क्या पावर है, कलेक्टर में कॉल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। अब कलेक्टर क्या कहेंगे कि चलो ठीक है, आप मूल दस्तावेज, कलेक्टर मूल जो है दस्तावेज मंगा सकते हैं। चेक प्रॉपर स्टाम्प ड्यूटी, सही स्टाम्प शुल्क क्या कर सकते हैं, सही स्टाम्प शुल्क जांच सकते हैं, ठीक है। फिर कलेक्टर चेक करेंगे ना कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मंगवाएंगे, फिर देखेंगे स्टाम्प ड्यूटी उस पर सही लगी या नहीं। डिमांड कर सकते हैं डेफिसिट ड्यूटी इन पेनल्टी इफ रिकॉर्ड, उनको लगा कि इसने कम ड्यूटी पे की, कम स्टैम्प ड्यूटी पे है, तो कलेक्टर फिर डिमांड कर सकते हैं कि आप इसको पे करो और साथ के साथ पेनल्टी भी लगा सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, रवि सबमिट अ सेल डीड इन कोर्ट, judge notice that required stamp duty is rupees 50,000 but only 20,000 stamp is used. The document is impounded and sent to collector, ठीक है, तो भेजा कलेक्टर को ही जाएगा। रवि कोर्ट में विक्रय विलेख प्रस्तुत करता है, जज देखते हैं कि 50,000 स्टाम्प शुल्क लगना चाहिए था लेकिन केवल 20,000 का स्टाम्प लगा है, दस्तावेज जब्त करके कलेक्टर को भेज दिया जाता है। अब देखिए दूसरी सिचुएशन का एग्जांपल, अ रजिस्ट्रार ऑफिस चेक्स ओल्ड रिकॉर्ड ड्यूरिंग इंस्पेक्शन, ऑफिसर फाइंड्स अ लीज डीड विद इनसफिशिएंट स्टैम्प ड्यूटी, ऑफिसर इमीडिएटली रेफर्स मैटर टू कलेक्टर, ठीक है। रजिस्टर कार्यालय में जब निरीक्षण के दौरान पुराने रिकॉर्ड जांच किए जाते हैं तो एक लीज डीड में कम स्टैम्प शुल्क पाया जाता है, अधिकारी तुरंत मामले को कलेक्टर के पास भेजेगा, ठीक है। देखिए ये सिचुएशंस हैं,
मैं आपको सिचुएशंस के साथ इसलिए समझा रही हूँ ताकि आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हो, ठीक है। कलेक्टर आस्क अमन टू प्रोड्यूस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट विद इन 15 डेज। अमन फेल्स टू प्रोड्यूस इट। कलेक्टर ने अमन को कहा कि 15 दिन के अंदर अंदर आप इसका जो मूल दस्तावेज है उसको प्रस्तुत करो। अमन जो है 10-15 दिन के अंदर अंदर उसको प्रस्तुत नहीं करता है। कलेक्टर ऑर्डर्स पेमेंट ऑफ डेफिसिट ड्यूटी अलॉन्ग विद पेनल्टी। अब कलेक्टर क्या कहेगा कि जो कम आपने शुल्क पे किया है वो, और साथ के साथ पेनल्टी को भी जमा करो, ठीक है, ये आदेश दे सकता है। इफ एन अथॉरिटी फाइंड्स इनसफिशिएंटली स्टैम्प डॉक्यूमेंट इट शेल। यदि किसी अधिकारी को कम स्टैम्प वाला दस्तावेज मिलता है तो वह क्या करेगा, वो उसको इम्पाउंड कर सकता है, ठीक है, जब्त करेगा। इनसफिशिएंटली स्टैम्प डॉक्यूमेंट मस्ट बी इम्पाउंडेड। कम स्टैम्प वाला जो दस्तावेज है जब्त किया जाएगा। हु इज नॉट कंपल्सरी बाउंड टू इम्पाउंड डॉक्यूमेंट अंडर सेक्शन 31। अभी हमने पढ़ा ना सेक्शन 37 के तहत ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो दस्तावेज को जब्त करने के लिए बाध्य नहीं है, तो पुलिस ऑफिसर। पुलिस ऑफिसर आर एक्सक्लूडेड अंडर दिस सेक्शन, ठीक है, पुलिस ऑफिसर को क्या है, एक्सक्लूड किया गया है। इफ ओरिजिनल इंस्ट्रूमेंट इज नॉट प्रोड्यूस बिफोर कलेक्टर ही मे, आई एम रियली वेरी सॉरी, इफ ओरिजिनल इंस्ट्रूमेंट इज नॉट प्रोड्यूस्ड बिफोर कलेक्टर ही में, यदि मूल दस्तावेज कलेक्टर के सामने प्रस्तुत नहीं किया जाता तो वो क्या कर सकता है, तो वो डिमांड कर सकता है कलेक्टर की जो डेफिसिट ड्यूटी है, जो कमी शुल्क है और जो पेनल्टी है उसको डिपॉजिट कीजिए, ठीक है। कलेक्टर कैन रिकवर डेफिसिट ड्यूटी अलॉन्ग विद पेनल्टी। कलेक्टर कमी शुल्क और पेनल्टी को वसूल कर सकता है। फिर सेक्शन 38 स्पेशल प्रोविजन एज टू अनस्टैम्प्ड रिसीट, ठीक है, जो अनस्टैम्प्ड रिसीट होती हैं, अगर कोई अनस्टैम्प्ड रिसीट है और वैल्यू नॉट मोर देन ₹1 is produced during audit of public account, the officer may allow replacement with a properly stamped receipt instead of impounding it। ठीक है, क्या कहता है ये सेक्शन, यदि ₹1 तक की स्टैम्प शुल्क वाली, कितने रुपए तक की, ₹1 तक की, ठीक है। अब इसके पीछे का रीजन क्या है वो अब आगे देखते हैं। यदि ₹1 तक का जो स्टैम्प शुल्क वाली बिना स्टैम्प की रसीद सार्वजनिक लेखा जांच में प्रस्तुत होती है, ठीक है, ऑडिट में प्रस्तुत होती है, तो अधिकारी क्या करेगा, उसे जब्त करने के बजाय सही स्टाम्प लगाई नई रसीद देने को कह सकता है, ठीक है। ऑफिसर कह सकता है कि आप इसको अब जो है बदल के क्या कीजिए, मतलब इम्पाउंड नहीं किया, उसको रिप्लेस करा देगा कि प्रॉपरली स्टैम्प रिसीट लगाइए इस पे, ठीक है, जब्त नहीं करेगा। ₹1 तक की बात है, जैसे कि एक ऑडिट हुआ, ठीक है, ऑडिट मतलब सार्वजनिक लेखा जांच, क्योंकि आपकी जेलों में हिंदी भी पूछी जाएगी तो आपको हर आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग होनी चाहिए, इसलिए मैं आपको साथ के साथ वो भी कंप्लीट करा रही हूँ, ठीक है। अब देखिए एग्जांपल, एक ऑडिट हुई, ठीक है, ऑडिट के दौरान एक ऑफिसर ने पाया कि जो ₹1 की रिसीप्ट है वो विदाउट स्टैम्प है, ठीक है। ₹1 का क्या है, बिना स्टैम्प वाली रसीद उनको मिलती है, उस पर स्टैम्प नहीं होती। इंस्टेड ऑफ सीजिंग इट ही आस्क्ड डिपार्टमेंट टू सबमिट अ प्रॉपरली स्टैम्प रिसीट, ठीक है। तो वह उसे जब्त करने की बजाय क्या कर सकते हैं, कहेंगे चलो इस पे सही स्टैम्प वाली रसीद जमा करने को कह सकते हैं। अंडर सेक्शन 38 ऑफिसर में सब्स्टिट्यूट, ठीक है, धारा 38 के तहत अधिकारी क्या बदलने की अनुमति दे सकते हैं, प्रॉपरली स्टैम्प रिसीट, ठीक है। ऑफिसर में आस्क फॉर अ ड्यूली स्टैम्प रिसीट इंस्टेड ऑफ इम्पाउंडिंग। अधिकारी जब्ती के बजाय सही स्टाम्प युक्त रसीद मांग सकता है। सेक्शन 39, देखो मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रही हूँ ताकि याद हो जाए। एक ही चीज को अगर मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, इसके पीछे का सिर्फ एक ही पर्पस है कि आपको वो चीज याद हो जाए, ठीक है। सेक्शन 39 इंस्ट्रूमेंट्स नॉट ड्यूली स्टैम्प्ड इन एडमिसिबल इन एविडेंस, ठीक है। अगर कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट पता है आपको, कोई भी रिटर्न डॉक्यूमेंट जो चार्जेबल था विद स्टैम्प ड्यूटी, ठीक है, जिसपे स्टैम्प ड्यूटी लगनी थी, और उसको हम एविडेंस में एडमिट नहीं कर सकते, ठीक है, और उस एविडेंस पे हम एक्ट नहीं कर सकते, उस डॉक्यूमेंट को हम क्या उसके ऊपर हम मतलब कोई चीज वो बेसिस नहीं हो सकता किसी चीज का, उसको उस डॉक्यूमेंट को रजिस्टर नहीं किया जा सकता, वो डॉक्यूमेंट ऑथेंटिकेट नहीं होगा क्योंकि स्टैम्प ड्यूटी आपने पे नहीं की,
ठीक है, तो जब तक स्टैम्प ड्यूटी पे नहीं हो सकती तो ये 4 चीजें भी नहीं हो सकती। कोई भी दस्तावेज जिस पर स्टैम्प शुल्क लगता है उसे साक्ष्य के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा, उस पर कार्यवाही नहीं होगी, रजिस्टर नहीं किया जाएगा, प्रमाणित नहीं किया जाएगा जब तक उस पर सही स्टैम्प शुल्क ना हो। An insufficiently stamped duty can still be admitted after payment of deficient duty और पेमेंट ऑफ पेनल्टी। ठीक है, कम स्टाम्प वाले दस्तावेज को बाद में भी स्वीकार किया जा सकता है यदि जो कमी स्टाम्प शुल्क है उसको जमा कर दिया गया है, जो ठीक है जो डेफिसिट ड्यूटी थी उसको अगर आपने पे कर दिया है तो डॉक्यूमेंट को अब एडमिट किया जा सकता है। ठीक है, ये वाले केस में बता रहे हैं। और पेमेंट ऑफ पेनल्टी या फिर जो पेनल्टी वो जमा कर दी है तो फिर अब आपका डॉक्यूमेंट जो है क्या हो सकता है, एडमिट हो सकता है। देखो याद रखना, पेनल्टी कितनी हो सकती है, 2% पर मंथ ऑन अ डेफिसिट ड्यूटी। जो आपकी डेफिसिट ड्यूटी है, जितना आपने स्टैम्प ड्यूटी पे नहीं किया उस पर अगर पेनल्टी लगेगी तो 2% पर मंथ लग सकती है, या फिर 25% ऑफ डेफिसिट डेफिशिएंट ड्यूटी। ठीक है, या तो 2% लगाओ डेफिशिएंट ड्यूटी का हर महीने, और अगर आप एक साथ लगा रहे हो तो 25% लगा सकते हो उस पूरे डेफिशिएंट ड्यूटी का, विच एवर इज हाइयर। अगर ये वाला ज्यादा जाएगा तो ये लगाएंगे, ये वाला ज्यादा जाएगा तो ये लगाएंगे, बट मैक्सिमम पेनल्टी कैन नॉट एक्सीड डबल ऑफ डेफिशिएंट ड्यूटी। लेकिन एक बात याद रखना, चाहे आप ये लगाओ चाहे ये लगाओ, लेकिन जो आपकी डेफिशिएंट ड्यूटी है जितनी, वो डबल ना हो जाए पेनल्टी में। एक चीज जैसे कि अगर आपकी डेफिशिएंट ड्यूटी 10 रुपए है, ठीक है, तो आप उस पर ज्यादा से ज्यादा पेनल्टी कितनी लगा सकते हैं, या तो 2 रुपीज पर मंथ लगाओ। तो अगर आप 2 रुपीज पर मंथ भी लगा रहे हो और आपने 2 महीने तक नहीं किया तो आपके 14 रुपीज जो है बैठ रहे हैं। ठीक है, और अगर आप उसको 25% कर रहे हैं तो भी, लेकिन याद रखना वो पेनल्टी जो है आपकी मैक्सिमम डबल ना हो जाए डेफिशिएंट ड्यूटी की, मतलब 20 रुपए से ज्यादा ना हो जाए। ठीक है, ये जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से 100% क्वेश्चन बनने वाला है इस बार। ठीक है, अब देखिए, डॉक्यूमेंट में स्टिल बी एडमिटेड। अब जो डॉक्यूमेंट है उसको एविडेंस में क्या है, उसको जो है कब एडमिट किया जाएगा, कुछ मामलों में दस्तावेज फिर भी स्वीकार किए जा सकते हैं। सर्टेन क्रिमिनल प्रोसीडिंग, गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट सर्टिफाइड बाय कलेक्टर अंडर सेक्शन 36। अब एक चीज याद रखो, हमने सेक्शन 39 में क्या पढ़ा, हमने सेक्शन 39 में पढ़ा कि अगर कोई भी दस्तावेज जिसको आपने स्टैंप नहीं, उस पे स्टैंप ड्यूटी नहीं लगाई तो हम उसको एडमिट नहीं करेंगे एविडेंस में। ठीक है, ये बात सेक्शन 39 ने की, लेकिन सेक्शन 39 ने ये भी बता दिया कि ये वाली बात जो है इस प्रोविजन पर अप्लाई नहीं होगी। इसका मतलब जो अनस्टैम्प्ड डॉक्यूमेंट है उसको हम एडमिट कर सकते हैं। अनस्टैम्प्ड डॉक्यूमेंट को भी एडमिट किया जा सकता है किस केस में, अगर कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग चल रही है, फिर ये नहीं देखा जाएगा कि डॉक्यूमेंट आपका स्टैम्प्ड था या नहीं था। ठीक है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग में। दूसरा, गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव डॉक्यूमेंट्स, जो डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट एग्जीक्यूट करते हैं उस पे ये नहीं देखा जाता कि स्टैम्प ड्यूटी पे हुई है या नहीं हुई है। अगर गवर्नमेंट ने कोई डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट किया और उसने अगर स्टैम्प ड्यूटी पे नहीं भी की तो भी कोई बात नहीं, उसको अभी भी हम एडमिट कर सकते हैं क्योंकि वो गवर्नमेंट है, वो जो चाहे कर सकते हैं। फिर डॉक्यूमेंट सर्टिफाइड बाय कलेक्टर अंडर सेक्शन 36। सेक्शन 36 में हमने अभी पढ़ा कि कलेक्टर के पास पावर होती है, वो जो है सर्टिफाई करते हैं डॉक्यूमेंट को। ठीक है, तो ये ना कलेक्टर सर्टिफाई करते हैं एंडोर्समेंट की दैट ड्यूटी इज फुली पेड इस केस में। ठीक है, इस केस में क्या होगा कि अगर सर्टिफाई कर दिया है तो उस केस में इस डॉक्यूमेंट को अभी भी एडमिट किया जा सकता है। ये रहा डॉक्यूमेंट सर्टिफाइड बाय कलेक्टर अंडर सेक्शन 36। तो जो सेक्शन 36 के तहत कलेक्टर द्वारा प्रमाणित दस्तावेज है, अब उनको हम उन डॉक्यूमेंट को अभी भी एडमिट कर सकते हैं। ये जो 3 मैंने सिचुएशन बताई है इसको बहुत अच्छे से याद रखना। ठीक है, एग्जाम्पल, अमन सबमिट करता है सेल डीड इन कोर्ट। अब उस सेल डीड पे कितनी स्टैंप ड्यूटी लगनी थी, 50,000। कितनी पे की थी अमन ने, खाली 30,000। कोर्ट ने कहा कि नहीं, हम आपका डॉक्यूमेंट जब तक एक्सेप्ट नहीं करेंगे जब तक आप 20% की डेफिशिएंट ड्यूटी नहीं पे कर देते या फिर जो पेनल्टी हम लगा रहे हैं उसको पे नहीं कर देते। ठीक है, फिर इसका दूसरा एग्जांपल, अ कॉन्ट्रैक्ट इज मेड थ्रू लेटर्स। ठीक है, अब क्या हुआ, एक अनुबंध पत्रों के माध्यम से किया गया। ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ वो लेटर्स के थ्रू हुआ।
ओनली वन लेटर हैज प्रॉपर स्टैम्प, लेकिन एक ही पत्र पर केवल सही स्टैम्प लगा है, स्टिल एंटायर अग्रीमेंट इज ट्रीटेड एज ड्यूली स्टैम्प्ड, ठीक है, लेकिन फिर भी पूरा अनुबंध क्या होगा, सही स्टाम्प युक्त माना जाएगा, ठीक है। ये आपको क्या रखना है, इसको आपको याद रखना है। अब देखिए, अगर कोई इनसफिशिएंटली स्टैम्प्ड इंस्ट्रूमेंट है कैन बी, तो उसको कब स्वीकार किया जाएगा, आफ्टर पेमेंट ऑफ डेफिसिएंट ड्यूटी एंड पेनल्टी, ठीक है, कमीशन को पेनल्टी जमा करने के बाद ही। मैक्सिमम पेनल्टी कितनी है अंडर सेक्शन 39, कहां तक जा सकती है, तो डबल ऑफ डेफिशिएंट ड्यूटी, ठीक है, पेनल्टी कमी शुल्क की दोगुनी से अधिक नहीं हो सकती। फिर है सेक्शन 40, एडमिशन नॉट टू बी क्वेश्चनड। अगर देखिए, वंस अ डॉक्यूमेंट हैज बीन एडमिटेड इन एविडेंस, its admissibility cannot later be challenged in the same case on the ground of insufficient stamp duty। इस बात को, इस सेक्शन को बहुत अच्छे से समझ लो। ये सेक्शन ये कह रहा है, अगर एक बार दस्तावेज साक्ष्य के रूप में स्वीकार हो गया अगर कोर्ट में, ठीक है, अगर कोई एक दस्तावेज कोर्ट ने उसको साक्ष्य के रूप में स्वीकार कर लिया, उसके बाद उसी मामले में बाद में यह नहीं कहा जा सकता कि उस पर प्रॉपर स्टैम्प ड्यूटी पे नहीं की गई थी, ठीक है। आप इस बात को क्या करना है, याद रखना, जो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है, इस बात को आपको क्या रखना है, याद रखना है। जैसे कि कोर्ट ने एक्सेप्ट किया लीज डीड को एज एविडेंस, ठीक है, कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया लीज डीड को, लेटर बाद में एक पार्टी कहते देखो इस पर तो स्टैम्प ड्यूटी पे ही नहीं है, इनसफिशियंट है, तो कोर्ट विल नॉट रीओपन दैट इशू इन सेम केस, तो उस मुकदमे में यह आपत्ति दोबारा नहीं उठाई जा सकती। After admission in evidence, objection regarding insufficient stamp can be raised. Never in same proceeding. ठीक है? Admission cannot later be questioned in the same proceeding. फिर section 41, improperly stamped instrument. If a document has sufficient stamp amount but wrong, ठीक है? कुछ wrong type है ना? Description of stamp जो है वो रॉन्ग है, गवर्नमेंट रूल्स में अलाउ करेक्शन आफ्टर प्रॉपर ड्यूटी पेमेंट, ठीक है। अगर किसी दस्तावेज पर पर्याप्त राशि का स्टैंप है लेकिन गलत प्रकार का स्टैंप लगा है, तो उसे नियमों के अनुसार सुधार किया जा सकता है। आफ्टर सर्टिफिकेशन, डॉक्यूमेंट इज ट्रीटेड एज ड्यूली स्टैम्प फ्रॉम द डेट ऑफ एग्जीक्यूशन, और जैसी प्रमाणन के बाद क्या होगा, दस्तावेज को शुरुआत से ही विधिवत स्टाम्प युक्त माना जाएगा। ये बात तो आपको पता ही है कि कोई भी डॉक्यूमेंट किस दिन एग्जीक्यूट हुआ है, वो कौन सी डेट होती है, जिस दिन से उसका एग्जीक्यूशन होता है, ठीक है। स्टैम्प आफ्टर सर्टिफिकेशन, डॉक्यूमेंट इज ट्रीटेड एज ड्यूली स्टैम्प फ्रॉम द डेट ऑफ एग्जीक्यूशन। एग्जाम्पल, रवि यूजेज रॉन्ग कैटेगरी स्टैम्प ऑन अग्रीमेंट बट अमाउंट इज सफिशिएंट, ठीक है, जो उसने स्टैम्प लगाया वो तो गलत कैटेगरी का लगाया, लेकिन जो अमाउंट उसमें उसने पे किया वो ठीक था, वो सफिशिएंट था, तो आफ्टर पेइंग प्रॉपर ड्यूटी एंड करेक्शन, डॉक्यूमेंट क्या हो जाएगा, वो वैलिड हो जाएगा। सुधार के बाद और शुल्क भुगतान के बाद क्या है, दस्तावेज वैध माना जाएगा, ठीक है। तो सेक्शन 31 कब अप्लाई होता है, जब स्टैम्प अमाउंट तो सफिशिएंट होता है लेकिन डिस्क्रिप्शन रॉन्ग है। ये जो है, ये जो सेक्शन है इसके सामने आप लिख लेना, कीवर्ड्स लिख लेना कि जो स्टैम्प ड्यूटी है, जो स्टैम्प ड्यूटी है वो सफिशिएंट पेड है, डिस्क्रिप्शन रॉन्ग है, ठीक है। उसके बाद है हमारा सेक्शन 41 अप्लाइज व्हेन स्टैम्प ड्यूटी सफिशिएंट बट डिस्क्रिप्शन इज रॉन्ग। सेक्शन 42, इंस्ट्रूमेंट इंपाउंडेड हाउ डेल्ट विद। अब क्या है, जब किसी डॉक्यूमेंट को जब्त कर लिया जाता है सेक्शन 37 के तहत, तो अब उस पर आगे की कार्यवाही कैसे होगी, तो सेक्शन 42 कहता है व्हेन अ डॉक्यूमेंट इज इंपाउंडेड अंडर सेक्शन 37 इट इज सेंट टू द कलेक्टर फॉर फर्दर एक्शन। हाउ इट इज सेंट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, क्योंकि हमने पढ़ा था जब डॉक्यूमेंट जब्त हो रहा था, पुलिस ऑफिसर कर रहा था जब्त कुछ भी, तो वो कलेक्टर को भेज रहे थे, ठीक है। अब केस 1, व्हेन अथॉरिटी कैन एडमिट डॉक्यूमेंट आफ्टर पेनल्टी और ड्यूटी पेमेंट। अब देखिए, if the officer has power to receive evidence and allows the document after payment of penalty section 39 or payment of deficit duty section 41, then he is sent to collector authenticated copy of document, certificate showing duty and penalty collected amount, ठीक है। उस केस में क्या है, अभी तो हो गई पहली सिचुएशन, ठीक है, कि अब क्या प्रोसेस अपना रहे हैं यहाँ पर कलेक्टर साहब, कि जब उनके पास कोई डॉक्यूमेंट आया है जब्त होकर, अब वो क्या सिचुएशन बताइए कि
इफ द ऑफिस व्हेन अथॉरिटी कैन एडमिट डॉक्यूमेंट आफ्टर पेनल्टी और ड्यूटी पेमेंट, कि जो अथॉरिटी है, ठीक है, तो जो यदि अधिकारी के पास साक्ष्य स्वीकार करने का अधिकार है, ठीक है, तो वो या तो वह पेनल्टी लेकर धारा 39 के तहत या कमी शुल्क लेकर धारा 41 के तहत दस्तावेज को स्वीकार कर लेगा और वह फिर कलेक्टर को भेजेगा। ठीक है, ये प्रोसेस बताया है। दस्तावेज को स्वीकार कर लेगा और कलेक्टर, पेनल्टी ले ली है उसने, कमी शुल्क ले लिया है, ठीक है, कोर्ट के पास अगर साक्ष्य आया था, अगर कोर्ट के पास साक्ष्य स्वीकार करने का अधिकार तो होता है ना, कोर्ट तो उसको एडमिसिबल कर लेगा ना एविडेंस में, पेनल्टी लेकर, कमी शुल्क लेकर दस्तावेज स्वीकार कर लेगा और तो वो कलेक्टर को क्या भेजेगा, दस्तावेज की प्रमाणित प्रति भेजेगा, शुल्क और जो पेनल्टी है उसका प्रमाण पत्र की मैंने ले लिया है, वसूल की गई राशि उसको कलेक्टर को भेजेगा। ये सिचुएशन है अब, कि अब क्या होगा आगे। और अदर केसेस में जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उस, और अदर केसेस में क्या है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मस्ट बी सेंड टू कलेक्टर। देखो, ये वाला केस तो तब बात हो रही है कि जब अथॉरिटी ने डॉक्यूमेंट को एडमिट कर लिया है, एविडेंस में एडमिट कर लिया है। अगर कोई डॉक्यूमेंट आया है कोर्ट के पास और जब उसको एडमिट किया गया है और उन्होंने पेनल्टी ले ली है और ड्यूटी, जो स्टैम्प ड्यूटी है वो भी पे करा लिया है, उसके बाद क्या पावर है कि वो कलेक्टर को ऑथेंटिकेटेड कॉपी भेज रहे हैं, ठीक है, सर्टिफिकेट भेज रहे हैं कि ड्यूटी और पेनल्टी को हमने ले लिया है, ठीक है, अमाउंट को कलेक्ट कर लिया है, ये सब चीजें कलेक्टर को भेज रहे हैं। और अलग अगर वो एडमिट को, मतलब एविडेंस में एडमिट करने वाला डॉक्यूमेंट ऐसा नहीं था और कोई ऑफिसर है जिसको ये डॉक्यूमेंट मिला है, तो वो तो सीधा क्या करेगा, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को ही कलेक्टर को भेज देगा। अभी तक वो इंपाउंड कर रहा है सेक्शन 37 में, जब्त कर रहा है, और अब सेक्शन 42 में जब्त करने के बाद उसकी ओरिजिनल कॉपी को भी, डॉक्यूमेंट की ओरिजिनल कॉपी को भी कलेक्टर के पास भेज रहा है। और अगर कोर्ट के सामने ये सब चीजें हुई हैं तो वो ये 3 चीजें कर रहे हैं, ठीक है, याद रखना है इसको। फिर है, अब देखिए ऑप्शन, कॉपी इंस्टीड ऑफ ओरिजिनल। और क्या ऑप्शन है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को तो भेजना है कलेक्टर के पास, लेकिन अगर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ना भेजे तो फिर क्या ऑप्शन है, इफ पार्टी अग्रीज टू पे कॉपिंग कॉस्ट देन कॉपी इज प्रिपेयर्ड। अगर पार्टी ये अग्री कर लेती है कि देखिए इसकी जो डॉक्यूमेंट है, इसकी जो कॉपी बनेगी, उसकी जो कॉस्ट लगेगी वो हम पे करने के लिए तैयार है, तो कॉपी को प्रिपेयर किया जाता है, फिर उस कॉपी को कलेक्टर के पास भेजा जाता है। क्योंकि अगर ओरिजिनली भेज दिया फिर तो पार्टी के पास कुछ नहीं रहा। अगर आपने ओरिजिनल ही डॉक्यूमेंट को जब्त करके कलेक्टर के पास भेज दिया तो पार्टी के पास कुछ नहीं रहा। तो इस केस में ये कहा जाता है कि अगर पार्टी अग्री हो जाती है कि इसकी कॉपी को हम पे, इसमें इसकी कॉपी को प्राप्त करने में जो खर्चा आएगा वो हम पे कर देंगे, तो फिर कॉपी को प्रिपेयर किया जाता है, उसको फिर कलेक्टर के पास भेजा जाता है और कलेक्टर उस पर ऐसे कार्यवाही करेगा जैसे कि ओरिजिनल है, और सर्टिफिकेट इज लेटर रिटर्न ऑन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ऑल्सो। और फिर जो प्रमाण पत्र होता है बाद में मूल दस्तावेज पर भी लिखा जाता है। ये समझ आ गया होगा, मैं ऐसी उम्मीद रख रही हूँ। अगर नहीं भी आता है तो इस जो सेक्शन को आप दोबारा से पॉज करके दोबारा से रिवर्स जाके फिर से देखना, ठीक है। अ रेंट डीड इज फाउंड इनसफिशिएंटली स्टैम्प्ड इन कोर्ट। ठीक है, अब कोर्ट ने क्या पाया कि ये जो रेंट डीड है तो इनसफिशिएंटली स्टैम्प्ड है। अब कोर्ट ने क्या किया, इसको कंपाउंड किया, ठीक है, इसकी कॉपी प्लस जो पेनल्टी डिटेल्स हैं वो कलेक्टर को भेजी। अब यहाँ पे कलेक्टर क्या करेगा, फाइनल ड्यूटी को डिसाइड करेगा, ठीक है। कोर्ट ने क्या किया, इंपाउंड कर लिया उस डॉक्यूमेंट को, रेंट डीड को, ठीक है। और इंपाउंड करने के बाद जो उसकी कॉपी है, याद रखना उसकी कॉपी है, उसको और जो पेनल्टी डिटेल्स हैं, जो पेनल्टी लगाई गई है, उन सबको कलेक्टर के पास भेजा। अब कलेक्टर डिसाइड करेगा फाइनल ड्यूटी क्या लगेगी, ठीक है। ये देखिए, ये जो हमने पढ़ा था कि एडमिटेड एविडेंस, तो वो कॉपी भेज रहा है, यहाँ पर वो सर्टिफिकेट शो कर रहा है कि ये ड्यूटी है और ये पेनल्टी है जो हमने इस पर लगाई, ये कलेक्ट की है, ये अमाउंट है। अब फाइनल ड्यूटी तो कौन पे, फाइनल ड्यूटी का कौन डिसाइड कर रहा है, कलेक्टर, ठीक है। तो अब देखिए एमसीक्यू, व्हेन डॉक्यूमेंट इज एडमिटेड आफ्टर पेमेंट ऑफ पेनल्टी अथॉरिटी सेंड्स टू कलेक्टर। जब दस्तावेज पेनल्टी देकर स्वीकार कर लिया जाता है, ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा था क्रिमिनल प्रोसीडिंग में अगर कोई डॉक्यूमेंट आता है, ठीक है, तो उसको एडमिट कर लिया जाता है, ये नहीं देखा जाता कि वो स्टैम्प्ड है या नहीं। क्रिमिनल प्रोसीडिंग की बात कर रही हूँ,
तो अब यही हुआ कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग थी, क्रिमिनल प्रोसीडिंग चल रही थी, कोई डॉक्यूमेंट आया, कोर्ट ने उसको क्या किया, एडमिट कर लिया, लेकिन डायरेक्ट एडमिट नहीं किया, कोर्ट ने क्या किया, उस पर पेनल्टी लगा दी। ठीक है, मैं पे कर रहा हूँ लेकिन पेनल्टी लगा रहा हूँ। और फिर कोर्ट ने क्या किया, वो कलेक्टर को भेज दिया। अब दस्तावेज पेनल्टी देकर स्वीकार हो गया है और कलेक्टर को क्या भेजा गया अब साथ में, तो कलेक्टर को भेजा जाएगी वो कॉपी। ठीक है, वो जो डॉक्यूमेंट थी जो लगाया है, साथ के साथ सर्टिफिकेट और साथ के साथ वो अमाउंट। ठीक है, तो ऑथेंटिकेटेड कॉपी विद सर्टिफिकेट, द अमाउंट इज सेंट। और अदर केसेस में क्या होता है, जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं वो भेजे जाते हैं, तो वो कलेक्टर को भेजे जाते हैं। ओरिजिनल इंस्ट्रूमेंट इज सेंट टू कलेक्टर, वैसे तो ओरिजिनल भेजा जाता है, लेकिन वही है केस है कि अगर कॉपी का खर्चा जो है, यदि कॉपी का खर्च दे दिया जाए तो कलेक्टर किस पर कार्यवाही करेगा, तो कलेक्टर और उस पर ही कार्यवाही करेगा, ऑथेंटिक कॉपी को ऐसा मानेगा जैसे कि ओरिजिनल है। कलेक्टर एक्ट्स ऑन ऑथेंटिकेटेड कॉपी एज ओरिजिनल, कलेक्टर प्रमाणित प्रति को मूल दस्तावेज मानकर क्या है, कार्यवाही करता है। फिर सेक्शन 43, कलेक्टर मे रिफंड पेनल्टी। देखिए, इफ अ डॉक्यूमेंट वाज इम्पाउंडेड ओनली बिकॉज इट वायलेटेड स्टैंपिंग रूल। ठीक है, देखो, जो डॉक्यूमेंट को इम्पाउंड किया गया है वो सिर्फ किस लिए किया गया है, कि उसने नियमों का उल्लंघन किया है, सिर्फ नियमों का। ठीक है, जो रूल सेक्शन 13 और 14 में नियम दिए गए हैं उसका उल्लंघन किया है। तो चलिए एक बार 13 और 14 में देखते हैं कि कौन से रूल्स हैं। ठीक है, सेक्शन 13 और सेक्शन 14 में देखते हैं कौन से रूल्स हैं। देखिए, ये मुझे ऐसा लगता है कि जो चीज हम पढ़ रहे हैं उसमें जो भी सेक्शन है आपको, वेट, E12 और अब है हमारा सेक्शन 13, राइटिंग ऑन इम्प्रेस्ड स्टैम्प। सेक्शन 13 है, सेक्शन 13 में क्या बात हो रहा है, डॉक्यूमेंट मस्ट बी रिटन सो दैट इम्प्रेस्ड स्टैम्प अपीयर्स। अब क्या रूल है कि आप जो डॉक्यूमेंट को, दस्तावेज को इस प्रकार लिखो कि जो स्टैम्प है वो साफ तौर पर दिखाई दे, ये सेक्शन 13 कह रहा है। ठीक है, और मल्टीपल स्टैम्प पेपर है तो तरीका बताया है कि हर जो है दस्तावेज का भाग होना चाहिए। अगर यदि कोई स्टैम्प्ड पेपर हो तो हर शीट पर उस दस्तावेज का भाग होना चाहिए, ये एक तरीके के रूल ही तो है। ठीक है, प्लेन पेपर में बी अटैच्ड इफ स्पेस इनसफिशिएंट, एम्प्टी स्टैम्प शीट मस्ट बी साइन बाय एग्जीक्यूटिव। अब जैसे कि ये रूल है कि अगर कोई एम्प्टी स्टैम्प शीट है तो उसको साइन करना जरूरी है, तो 13 के रूल्स ही तो है। ठीक है, अभी जो 13 में रूल बताए गए हैं, और इस सेक्शन 14 में क्या रूल बनाया है कि एक ही इंस्ट्रूमेंट पर हम आप वन इंस्ट्रूमेंट ऑन वन स्टैम्प ऑन सेम स्टैम्प। ठीक है, एक स्टैम्प पर आप केवल एक दस्तावेज बना सकते हैं। तो ये सेक्शन 13 और 14 के क्या है, रूल है। लेकिन आप अब ये सेक्शन 43 क्या कह रहा है कि आपने सेक्शन 13 और जो सेक्शन 14 है उसका क्या नहीं किया, आपने उसको नहीं माना। सेक्शन 13 और सेक्शन 14 के जो रूल्स थे आपने उसको नहीं माना इस टाइम। तो अब उस केस में क्या हुआ, ठीक है, तो सेक्शन 43, सेक्शन 43 कहता है, इफ डॉक्यूमेंट वाज इम्पाउंडेड ओनली बिकॉज इट वायलेटेड स्टैंपिंग रूल, जो सेक्शन 13 और सेक्शन 14 में बात की गई थी स्टैंपिंग रूल से रिलेटेड की, एक स्टैंप पर जो एक ही इंस्ट्रूमेंट बनाएंगे, जैसे कि अगर आपने एक स्टैंप ड्यूटी पे की है सेल डीड की तो आप उस पे मॉर्गेज डीड नहीं बना सकते, मतलब एक ही इंस्ट्रूमेंट पर आप एक ही बनाएंगे अपना स्टैंप ड्यूटी जो पे की गई है, और आपने वो रूल्स को फॉलो नहीं किया। ठीक है, बाकी जो सेक्शन 13 में बात की गई है वो रूल्स को फॉलो नहीं किया, कलेक्टर में रिफंड द पेनल्टी। तो जो कलेक्टर क्या कर सकता है, पेनल्टी को वापस भी कर सकता है। अब देखिए, अभी हमने पढ़ा कि जब जो इम्पाउंडिंग करने की जो पावर है वो 3 अथॉरिटी के पास है। ठीक है, अब उन अथॉरिटी ने तो इस बात पे भी इम्पाउंड कर लिया डॉक्यूमेंट कि स्टैंपिंग रूल को फॉलो नहीं किया। ठीक है, पेनल्टी भी लगा दी। अब जब वो मामला कलेक्टर के पास आया तो कलेक्टर ने कहा कोई बात नहीं, बेशक से स्टैंपिंग रूल उन्होंने वायलेट किए हैं, लेकिन इससे इतना बड़ा इफेक्ट नहीं आ रहा है, और इन पे जो पेनल्टी लगाई है मैं इसको रिफंड कर सकता हूँ। तो कलेक्टर पेनल्टी को वापस भी कर सकता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने आपको बताई है, इसको याद रखना। ठीक है, सेक्शन 13 और 14 केस में तो पेनल्टी भी रिफंड हो सकती है। ठीक है,
A document was impounded due to minor technical stamping issue. After review, collector finds no serious fault and refunds penalty. Collector can refund penalty under section 43 when only section 13 and 14 violates. अब देखिए, एक बात याद रखना, सेक्शन 43 में किसकी बात हुई है, तो 4 के भी आगे 1 लगा दो, 3 के भी आगे 1 लगा दो, 14 और 13. समझ आया? मैं ट्रिक बता रही हूँ, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि सेक्शन 43 में किसके बारे में बात की है, सेक्शन 13 14 या 14 15, तो आपको याद रखना है. फिर है सेक्शन 44, कलेक्टर्स पावर रिगार्डिंग इम्पाउंडेड इंस्ट्रूमेंट. अब देखिए, अब कलेक्टर के पास क्या पावर है, अब उसके पास क्या है, डॉक्यूमेंट आ चुका है, वो इम्पाउंडेड डॉक्यूमेंट आ चुका है, इंस्ट्रूमेंट. Man an instrument is impounded under section 37 or sent under section 42 का सब clause 2 and it is chargeable with is stamp duty, then the collector checks it and takes action. जब कोई दस्तावेज धारा 37 के तहत जब्त होता है या फिर धारा 42 के क्लॉज 2 के तहत कलेक्टर को भेजा जाता है, तो उस टाइम पर स्टाम्प शुल्क लागू हो तो कलेक्टर उसकी जांच करता है और कार्रवाई करता है. अब केस 1 देखिए, अगर उसने ये पाया, कलेक्टर ने, डॉक्यूमेंट इज प्रॉपरली स्टैम्प्ड, ठीक है, अगर कलेक्टर को ये लगा जो प्रॉपरली स्टैम्प्ड है या फिर नॉट चार्जेबल बाय ड्यूटी, जो डॉक्यूमेंट है या तो वो प्रॉपरली स्टैम्प्ड है या वो जो डॉक्यूमेंट है उस पर कोई स्टैम्प ड्यूटी नहीं चार्ज होती है, तो देन ही सर्टिफाइज इट बाय एंडोर्समेंट. तो एंडोर्समेंट करेगा क्या कि प्रॉपरली स्टैम्प्ड है, ठीक है, और अगर नॉट चार्जेबल है तो वो भी एंडोर्स करेगा, ठीक है. अब दूसरा केस, इफ ड्यूटी इज डेफिशिएंट. अब जो उसके पास डॉक्यूमेंट इंपाउंड होकर आया है और उसको ये लग रहा है कि ड्यूटी इज नॉट सफिशिएंट, कलेक्टर क्या कर सकता है, कलेक्टर डिमांड्स प्रॉपर ड्यूटी और डेफिसिट ड्यूटी, ठीक है. तो यदि स्टैम्प कम है तो कलेक्टर क्या मांग कर सकता है कि पूरा या जो भी कमी शुल्क है उसको पे करो. पेनल्टी वही 2% पर मंथ लग सकती है या फिर 25% हो सकती है डेफिसिट ड्यूटी की, विच एवर इज हाइयर, ठीक है. तो फिर अब कलेक्टर ये भी कर सकता है, और मैक्सिमम पेनल्टी कितनी, 2 टाइम्स डेफिशिएंट ड्यूटी. जो मैक्सिमम पेनल्टी कितनी हो सकती है, डबल हो सकती है डेफिशिएंट ड्यूटी की, जो मैंने आपको बताया था, ठीक है, कमी शुल्क की 2 गुनी तक. अब देखिए इसका इंपॉर्टेंट प्रोविजन क्या कहता है. इसका प्रोविजन ये कहता है, इफ डॉक्यूमेंट इज इम्पाउंडेड ओनली ड्यू टू टेक्निकल मिस्टेक. अगर किसी डॉक्यूमेंट को जो जब्त किया गया है वो सिर्फ टेक्निकल मिस्टेक के लिए किया गया, सेक्शन 13 और 14 वाला, कलेक्टर में वेव पेनल्टी, ठीक है, तो कलेक्टर पेनल्टी को माफ भी कर सकता है. तो ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया ही है. फिर एक कलेक्टर सर्टिफिकेट इज फाइनल प्रूफ ऑफ स्टैम्प ड्यूटी स्टेटस. अब कलेक्टर ने जो भी सर्टिफाई किया वो स्टैम्प ड्यूटी का फाइनल प्रूफ है, वो जो स्टेटस है स्टैम्प ड्यूटी का वो फाइनल प्रूफ है. अगर कलेक्टर का प्रमाण पत्र जो है वो अंतिम प्रमाण माना जाएगा. कलेक्टर इज अल्टीमेट अथॉरिटी, ठीक है. आफ्टर डिसीजन कलेक्टर रिटर्न्स डॉक्यूमेंट टू इंपाउंडिंग ऑफिसर, और अपने निर्णय के बाद कलेक्टर क्या करेगा, दस्तावेज को वापस उसी संबंधित अधिकारी को भेज देगा. जिस पर्सन का है उसको नहीं भेजेगा, जिस अथॉरिटी ने उसको इंपाउंड, मतलब जो इंपाउंडिंग ऑफिसर है उसको वापस रिटर्न करेगा कलेक्टर. जैसे सेल डीड को इंपाउंड किया गया इनसफिशिएंट ड्यूटी के कारण, तो कलेक्टर ने चेक किया और ये पाया कि 10,000 रुपए की डेफिशिएंट है ड्यूटी, 10,000 रुपए कम पे किए हैं, तो वो ऑर्डर करेगा पेमेंट की, ठीक है. या फिर जो पेनल्टी है बिफोर रिलीजिंग डॉक्यूमेंट, पेनल्टी लगा सकता है, तो वो काम कर सकता है. कलेक्टर ने सेक्शन 44 में इम्पोज पेनल्टी, ऑफ कलेक्टर कितनी पेनल्टी लगा सकता है, वही 2% पर मंथ लगा सकता है या फिर 25% जो भी ज्यादा हो उसमें से, ठीक है. डॉक्यूमेंट अगर प्रॉपरली स्टैम्प्ड है तो कलेक्टर क्या करेगा, कलेक्टर इसको सर्टिफाई कर देगा, ठीक है. कलेक्टर सर्टिफाई करेगा, कैसे सर्टिफाई करेगा, एंडोर्स करके. और एंडोर्स में वो क्या लिखेगा कि प्रॉपरली स्टैम्प्ड है, या फिर इस डॉक्यूमेंट पे तो रिक्वायरमेंट ही नहीं है स्टैम्प ड्यूटी पे करने की. कलेक्टर में रेमिट पेनल्टी, कलेक्टर जो है पेनल्टी को कब माफ कर सकता है, कब माफ कर सकता है, जब 13 और 14 का केस हो. देखो उस केस में हमने क्या पढ़ा था, 13-14 का केस था, तो पेनल्टी को वो रिफंड कर रहा था, वापस दे रहा था. और अगर किसी ने जब्त करके उसको भेज दिया तो इस केस में वो कहेगा चलो मैं माफ कर देता हूँ, कोई पेनल्टी नहीं लगा रहा. दोनों अलग बात है. यहाँ पे वो माफ कर रहा है, वहां पे ऑलरेडी पेमेंट आ गई थी तो उसको रिफंड कर रहा है, ठीक है. तो टेक्निकल मिस्टेक अंडर सेक्शन 1340, पेनल्टी मे बी वेव्ड फॉर टेक्निकल वायलेशन अंडर सेक्शन 13 and 14. सेक्शन 45, इंस्ट्रूमेंट स्टैम्प्ड बाय एक्सीडेंट.
If a document is unstamped or insufficiently stamped and is voluntarily brought to collector within 1 year of execution, then collector may accept duty payment if omission was due to accident, mistake or urgent necessity. बेसिकली ये बात कर रहा है डिले की, ठीक है। यदि कोई दस्तावेज बिना स्टैंप का था, ठीक है, या कम स्टैंप वाला है, ठीक है, बिना स्टैम्प मतलब स्टैम्प ही नहीं पे की या फिर की थी तो कम की थी, और उसे 1 वर्ष के अंदर अंदर अगर कलेक्टर के पास आप खुद ही ले आए, ठीक है, तो कलेक्टर क्या करेगा, आपका जो कम स्टैम्प ड्यूटी पे की थी आपने तो उसको स्वीकार कर लेगा, ठीक है, पूरी पे कर दो, ठीक है, कर सकता है, लेकिन वो क्या देखेगा कि ये जो गलती हुई है इसलिए कि कोई दुर्घटना हो गई थी या फिर वो भूल गया था, ठीक है, मिस्टेक हो गई थी, ठीक है, या फिर कोई अर्जेंट नेसेसिटी थी या फिर आवश्यक स्थिति। इसका मतलब अगर आपने किसी डॉक्यूमेंट पे स्टैंप ड्यूटी पे नहीं की है तो 1 साल के अंदर अंदर आप कलेक्टर के पास अप्लाई कर दो और ये बोल दो कि एक्सीडेंट था, मिस्टेक हो गई थी, अर्जेंट नेसेसिटी थी, इसलिए मैं इस डॉक्यूमेंट पे स्टैंप ड्यूटी पे नहीं कर पाया था, मैं अब पे कर रहा हूँ, तो कोर्ट तो कलेक्टर इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, इफ डॉक्यूमेंट इज ब्रॉट आफ्टर 1 मंथ ऑफ एग्जीक्यूशन, और अगर आप डॉक्यूमेंट को 1 महीने के बाद लेकर आए तो ड्यूटी इज चार्ज एट करंट मार्केट वैल्यू। तो ये बात तो हमने अभी ऊपर भी पढ़ी थी ना कि अगर आप 1 महीने के बाद एग्जीक्यूशन के 1 महीने के बाद अगर आप लेकर आते हैं डॉक्यूमेंट स्टैम्प ड्यूटी पे करने के लिए तो ड्यूटी चार्ज होगी जो आपकी करंट मार्केट वैल्यू है जिस दिन आप प्रेजेंटेशन कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। जैसे रवि फॉरगॉट टू स्टैम्प रेंट एग्रीमेंट, रवि भूल गया, ठीक है, किराए समझौते पर स्टैंप लगाना वो भूल गया और वो 6 महीने बाद गया कलेक्टर के पास और ही गोज टू कलेक्टर वॉलंटरी, वो अपने ही स्वेच्छा से गया, कलेक्टर एक्सेप्ट ड्यूटी प्लस पेनल्टी में बी वेव ड्यू टू जेन्युइन मिस्टेक। तो अब कोर्ट क्या कर सकता है, कलेक्टर गलती मानकर शुल्क ले सकता है और पेनल्टी को माफ कर सकता है। देखिए यहाँ पर आफ्टर 6 मंथ की बात की क्योंकि हमने बात की थी 1 साल के अंदर अंदर वो क्या करे, 1 साल के अंदर अंदर कलेक्टर के पास ले जाके मैंने गलती से ये मतलब स्टैम्प ड्यूटी पे नहीं की थी, लेकिन यहाँ पर एक बात लिखी गई है, 1 महीने के बाद लेके जाओगे तो आपकी गलती तो माफ है लेकिन मार्केट वैल्यू वही लगेगी जिस दिन आप प्रेजेंट कर रहे हो। अब 1 महीने के बाद आप जब 1 महीने 1 दिन कर रहे हो, 1 महीने 2 दिन कर रहे हो, 6 महीने कर रहे हो, लेकिन वही आपके ऊपर मार्केट वैल्यू लगेगा जो उस टाइम पर था, ठीक है। फिर हमारा उसके बाद सेक्शन 45 अप्लाइज व्हेन डॉक्यूमेंट इज ब्रॉट, ठीक है, विद इन 1 year फ्रॉम एग्जीक्यूशन, कलेक्टर में एक्सेप्ट डिलेड स्टैंपिंग इफ omission is due to accident or mistake। फिर है सेक्शन 46 एंडोर्समेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आफ्टर ड्यूटी पेड अंडर सेक्शन 39, 44, 45। अगर जो इनसफिशियंटली स्टैम्प डॉक्यूमेंट था और वो क्या हो गया, रेगुलराइज हो गया क्योंकि उसमें आपने पे कर दिया, जो ड्यूटी पे करनी थी, पेनल्टी थी सेक्शन 39 के तहत वो पे कर दी, ड्यूटी और पेनल्टी लगी थी सेक्शन 44 के तहत वो पे कर दी, ड्यूटी पे कर दी सेक्शन 45 के तहत। तो जो अथॉरिटी है मस्ट मेक एन एंडोर्समेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट, ठीक है, तो वो एंडोर्स क्या करेगी डॉक्यूमेंट पे कि ये जमा कर दिया गया है तो उस पे एंडोर्समेंट किया जाता है। एंडोर्समेंट मस्ट इंक्लूड, एंडोर्समेंट में आप क्या क्या लिखोगे, मतलब लिख रहे हो तो क्या लिखोगे, जो अमाउंट है स्टैम्प ड्यूटी का उसको पे कर दिया गया है, जो अमाउंट है पेनल्टी का वो भी पे कर दिया गया है, और नेम एंड एड्रेस ऑफ द पर्सन हु पेड, ये याद रखना है आपको। आफ्टर एंडोर्समेंट डॉक्यूमेंट क्या बन जाता है, एडमिसिबल इन एविडेंस, ठीक है। अब आप उसको रजिस्टर भी करा सकते हैं, अब आप उसका लीगली वैलिड यूज भी कर सकते हैं। तो ये फिर काम हो सकता है जब आपने स्टैम्प को क्या है, आपका स्टैम्प एंडोर्स हो गया है, उस पर लिख दिया गया कि स्टैम्प ड्यूटी पे हो गई है, अब रजिस्टर करा लो। इस डॉक्यूमेंट कैन बी रिटर्न टू द ओरिजिनल होल्डर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ प्रोसेस। देखो इंपाउंडिंग के केस में से, जब इंपाउंडिंग का केस था तब तो कलेक्टर ने रिटर्न किया था इंपाउंडिंग ऑफिसर को, लेकिन अगर नॉर्मल केस है कि जब आप अपना डॉक्यूमेंट को आप अपने जो है डॉक्यूमेंट को स्टैम्प ड्यूटी नहीं लगवा पाए थे, कोई मिस्टेक हो गई थी, उसके बाद जब आपने डॉक्यूमेंट भेजा दिया है स्टैम्प ड्यूटी के लिए, डॉक्यूमेंट कैन बी रिटर्न टू द ओरिजिनल होल्डर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ प्रोसेस सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन। तो आपका जो डॉक्यूमेंट है ओरिजिनल होल्डर को मिल जाएगा जैसे ही क्या होगा, तो प्रक्रिया पूरी होने के बाद। एग्जांपल सेल डीड थी, उसको इंपाउंड किया गया था ड्यू टू लो स्टैम्प ड्यूटी, ठीक है, अमन ने पे कर दी 10,000 रुपए की ड्यूटी प्लस पेनल्टी भी पे कर दी, ऑफिसर ने क्या लिख दिया, दैट फुली ये एंडोर्स कर दिया कि फुल ड्यूटी पे हो गई है, पेनल्टी को पे कर दिया गया। अब जो डॉक्यूमेंट है वो वैलिड है कोर्ट में। after payment of duty and penalty under section 39 document becomes admissible in evidence, ठीक है।
फिर है एंडोर्समेंट अंडर सेक्शन 46, क्या जो एंडोर्स कर रहे हैं उसमें एंडोर्स में क्या क्या बातें बताई गई हैं कि आप क्या क्या लिखेंगे, ड्यूटी के बारे में लिखेंगे, ड्यूटी पेड, पेनल्टी पेड, और उसका नेम और एड्रेस, पेयर की डिटेल्स लिखेंगे, ठीक है। So that's all for today. If you are liking the way I am teaching, do like, do share, do comment, and don't forget to subscribe my channel. That's all for today. Bye bye. Take care.